रशिया और यूक्रेन दो ऐसे कंट्रीज जिनके बीच टेंशन थमने का नाम नहीं ले रही है। आज की जियोपॉलिटिक्स को देखते हुए और जिस तरीके से यूएस अपनी कंसर्न दिखा रहा है रशिया यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट्स को लेके, ये कहना मुश्किल नहीं है कि इस वक्त दुनिया में वॉर की सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी इसी रीजन में है। पर हो क्या रहा है यूक्रेन और रशिया के बीच में? और ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि रशिया आउट ऑफ नोवेयर यूक्रेन के पास अपनी आर्मी डिप्लॉय करने में लगा है। कुछ तो हैवी इंटरेस्ट होंगे ना रशिया के, जो वो इतने बड़े स्टेप्स उठा रहा है। और यूएस इतना ज़्यादा क्यों परेशान है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को लेके, जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, मैं हूं आदर्श गुप्ता और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। अगर आप इस लेक्चर से रिलेटेड पीडीएफ या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। हियर इज द लिंक एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर रेगुलर अपडेट्स। सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद यूक्रेन को इंडिपेंडेंस मिल जाता है और उस समय यूक्रेन कुछ इस तरह दिखता था। पर आज यूक्रेन कुछ ऐसा दिखता है और उसका रीज़न ये है कि 2014 में यूक्रेनियन पेनिनसुला, जिसका नाम क्राइमिया है, रशिया के द्वारा एनेक्स कर लिया जाता है। क्राइमिया की इंपॉर्टेंस अगर मैं आज आपको समझाऊं तो क्राइमिया रशिया के लिए ऑयल एंड गैस के एक्सट्रैक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेट है। यूक्रेन के एनर्जी मिनिस्टर के हिसाब से क्राइमिया के एनेक्सेशन के बाद यूक्रेन ने अपना 80% ऑयल और गैस रिजर्व खो दिया। सेवास्टोपोल, जो कि क्राइमिया का एक पोर्ट है, वो रशिया को स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक तौर पे स्ट्रांग बनाता है। ये रशिया का सिंगल वार्म वाटर पोर्ट है जो 12 महीनों खुला रहता है और बर्फ जमने के बाद भी बंद नहीं होता। इसके अलावा ये पोर्ट रशिया को ग्लोबल लेवल पे अपनी पावर प्रोजेक्ट करने देता है। 2008 में जॉर्जिया से वॉर के वक्त इस पोर्ट पर ही रशिया ने ब्लॉकेट्स किए थे, जिससे उन्हें वॉर में मदद मिली थी। सेवास्टोपोल पोर्ट के जरिए ही सीरियन सिविल वॉर के दौरान रशिया ने असाद रजीम को सप्लाईज पहुंचाए थे। इन शॉर्ट, क्राइमिया स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक तौर पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था यूक्रेन का, और यही रीजन था रशिया के लिए जिसकी वजह से उन्होंने क्राइमिया को एनेक्स किया। – 2014 में रशियन यूक्रेन रिलेशनशिप्स में भारी टेंशन्स थी, पर उसके बाद इन टेंशन को नॉर्मल करने के लिए कई कोशिशें की गईं, पर कुछ खास सफलता मिली नहीं। यूक्रेन के ईस्टर्न बॉर्डर्स पर रेगुलरली स्किर्मिशेस होती रहती हैं। डोनेट्स्क और लुहांस्क, जो कि ईस्टर्न यूक्रेन में सिचुएटेड है और रशिया से डायरेक्ट बॉर्डर शेयर करती हैं, वहाँ प्रो रशियन सेपरेटिस्ट और यूक्रेनियन आर्मी के बीच चल रहे कॉन्फ्लिक्ट की वजह से 13,000 लोगों की जानें जा चुकी हैं और 1.5 मिलियन से ज़्यादा लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं। इस कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए 2015 में पहली बार रशिया, डोनेट्स्क और लुहांस्क के बीच ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप की डिप्लोमेटिक एफर्ट से बेलारूस में मिन्स्क 2 नाम का पीस एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसमें रशिया यूक्रेन के बीच चल रहे कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए कुछ डिसीजंस लिए गए। मगर एग्रीमेंट में मेंशन की गई किसी भी बात को नहीं माना गया और उस एग्रीमेंट के बाद भी यूक्रेन के ईस्टर्न रीजन में टेंशन्स लगातार बढ़ती रहीं। 2015 के उस पीस एग्रीमेंट के फेल होने के बाद लास्ट ईयर इस कॉन्फ्लिक्ट को रोकने की एक होप सामने आई। जुलाई 2020 में यूक्रेनियन, रशियन और ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप के बीच एक नेगोशिएशन हुआ, जिसकी वजह से लास्ट ईयर 27 जुलाई से प्रो रशियन सेपरेटिस्ट और यूक्रेनियन गवर्नमेंट के सोल्जर्स के बीच यूक्रेन के ईस्टर्न बॉर्डर पर चल रहे वॉर पर सीज फायर लगाने का डिसीजन लिया गया। पर यह नेगोशिएशन भी एक फेलियर साबित हुआ और इस बात का प्रूफ ये है कि 30 मार्च 2021 को यूक्रेन के पार्लियामेंट ने एक स्टेटमेंट रिलीज किया, जिसमें ये एक्सेप्ट करते हुए कहा गया कि जुलाई 2020 की सीज फायर ब्रेक हो चुकी है और यूक्रेन के ईस्टर्न फ्रंट पर एस्केलेशन बढ़ गया है। स्टेटमेंट में यूक्रेनियन पार्लियामेंट ने वेस्टर्न कंट्रीज को रशिया के अगेंस्ट पॉलिटिकल और इकोनॉमिक प्रेशर बढ़ाने को भी कहा। यूक्रेनियन आर्मी का कहना है कि 26 मार्च को 4 यूक्रेनियन सोल्जर्स को रशियन सेपरेटिस्ट ने मार दिया और 2 को घायल कर दिया है। उसी दिन रशियन गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन दिमित्री पेस्कोव ने भी एक्नॉलेज किया कि स्किर्मिशेस इंक्रीज हुई हैं और वो आशा करते हैं कि दोनों कंट्रीज के बीच ये सिचुएशन एस्केलेट ना करें। पर ये हो क्यों रहा है? I mean, क्या थे वो रीजन जिसकी वजह से ये पीस एग्रीमेंट फेल हुआ? इस पीस एग्रीमेंट के फेल होने के पीछे 2 मेन रीजंस रहे हैं। पहला रीजन है वाटर। क्राइमियन पेनिनसुला पिछले कुछ सालों से पानी की शॉर्टेज से जूझ रहा है। रशिया का कहना है कि 2014 के बाद क्राइमिया में पोर्टेबल वाटर 60% से ज़्यादा डिक्लाइन कर गया है। 2013 तक की सिचुएशन नहीं थी। जब क्राइमिया यूक्रेन के अंडर आता था तब उसका 86.65% वाटर इनटेक डनाइपर रिवर, जो कि यूक्रेन में है, उसके रास्ते आता था, नॉर्थ क्राइमियन कैनाल के रास्ते।
पर फिर क्राइमिया को एनेक्स कर लिया जाता है और यूक्रेन क्राइमिया को लूज कर देता है। यूक्रेन सब्सिक्वेंटली क्राइमिया में ड्नाइपर रिवर का वाटर सप्लाई बंद कर देता है, जिसकी वजह से लोगों को ग्राउंड वाटर और रिजर्वायर्स पर पानी के लिए रिलाई करना पड़ गया। और अब फ्रीक्वेंट विंटर्स और लो रेनफॉल की वजह से सिचुएशन और भी ज़्यादा खराब हो गई है। ये इशू रशिया के लिए पिछले 2 सालों से एक क्राइसिस बन चुका है। 2019 में रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने एक मीटिंग करी थी जिसका थीम था क्राइमिया और सेवास्टोपोल का सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उस मीटिंग में पुतिन ने क्राइमिया के लोकल ऑफिशियल्स को वाटर क्राइसिस न सॉल्व कर पाने पे काफ़ी क्रिटिसाइज किया था। रिपोर्ट्स का ये भी कहना है कि क्राइमियन अथॉरिटीज़ ने कोशिश की यूक्रेनियन वाटर को खरीदने की, मगर यूक्रेनियन गवर्नमेंट ने डिनाई कर दिया। दूसरा रीज़न जिसकी वजह से ये एस्केलेशन बढ़ा, स्पेक्यूलेट किया जा रहा है कि वो है जो बाइडेन का यूएस प्रेसिडेंट बनना। इसको समझने के लिए हमें जनवरी 2021 में वापस जाना होगा, जब जो बाइडेन यूएस प्रेसिडेंट बने। ऑफिस में आने के पहले दिन ही ये क्लियर हो गया था कि जो बाइडेन रशिया और पुतिन के एडमिनिस्ट्रेशन पर एक एग्रेसिव स्टैंड लेंगे। पहले दिन ही बाइडेन ने रशिया और यूएस के बीच परसिस्ट कर रहे 4 इंपॉर्टेंट कंट्रोवर्सीज को रिव्यू करने का ऑर्डर दिया, जिसमें रशिया का यूएस इलेक्शन में इंटरफेरेंस, सोलर विंड सॉफ्टवेयर पर रशियन हैकर्स का अटैक, अफगानिस्तान में यूएस ट्रूप्स पर रशिया के द्वारा लगाए गए बाउंटीज का एलिगेशन और रशियन अपोजिशन लीडर एलेक्सी नवाल्नी की पॉइजनिंग शामिल थी। एलिजिडली व्लादिमीर पुतिन ये चाहते थे कि 2020 के यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में डोनाल्ड ट्रंप री इलेक्ट हों। फरवरी 2020 में ये खबर आई थी कि यूएस इंटेलिजेंस ऑफिसर्स ने हाउस इंटेलिजेंस कमेटी को ब्रीफ करते हुए कहा है कि रशिया 2020 के इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगा टू एंश्योर ट्रम्प्स विक्ट्री। जब नवंबर में रिजल्ट क्लियर हो गया और सारी कंट्रीज के लीडर्स ने बाइडेन को प्रेसिडेंट इलेक्ट होने के लिए कॉन्ग्रेचुलेट किया, तब भी पुतिन ने बाइडेन की विक्ट्री को कंसीडर नहीं किया और ट्रंप के वोटिंग फ्रॉड के एलिगेशन को सपोर्ट करते रहे। और जब तक दिसंबर में इलेक्टोरल कॉलेज ने बाइडेन की विक्ट्री इंश्योर नहीं कर दी, तब तक वो बाइडेन को प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट ही मानते रहे। इसलिए कई पॉलिटिकल कमेंटेटर्स का मानना है कि सीज फायर तोड़ने का ये मूव पुतिन ने जो बाइडेन को टेस्ट करने के मकसद से लिया है। और इन रिसेंट डेवलपमेंट की वजह से यूएस एडमिनिस्ट्रेशन पर प्रेशर भी बढ़ गया है। और ये बात भी तय है कि यूक्रेन रशियन कॉन्फ्लिक्ट में यूएस का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 9 अप्रैल 2021 को अमेरिकन न्यूज़ नेटवर्क CNN ने ये रिपोर्ट किया कि यूनाइटेड स्टेट्स आने वाले कुछ हफ्तों में ब्लैक सी में एक वॉरशिप भेजने जा रहा है। एक यूएस डिफेंस ऑफिशियल ने CNN को बताया कि ये स्टेप यूक्रेन में रशिया के बढ़ते प्रेजेंस को देखते हुए लिया जा सकता है। हालांकि यूएस रेगुलरली ब्लैक सी पर ऑपरेट करता है, पर वॉरशिप डिप्लॉय करना यूएस रशिया रिलेशंस के लिए एक बड़ा स्टेप होगा, क्योंकि 1936 में साइन की गई एक ट्रीटी के हिसाब से यूएस को ब्लैक सी में एंटर करने के लिए टर्की को एक 14 डे का नोटिस सर्व करना होगा। और इस वक्त रिपोर्ट्स के हिसाब से ये अनक्लियर है कि यूएस ने ये नोटिस सर्व किया है या नहीं। इसके अलावा ये भी खबर आई है कि यूएस कंटिन्यूअसली रशिया के नेवल एक्टिविटीज़ और क्राइमिया में रशियन ट्रूप्स के प्रेजेंस को मॉनिटर करने के लिए ब्लैक सी के अराउंड इंटरनेशनल एयर स्पेस में अपने रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट चला रहा है। इसके साथ ही 7 अप्रैल को अजियन सी में 2 यूएस B-1 बॉम्बर्स ने एक मिशन भी कंडक्ट किया। फरवरी 2021 में रशिया ने अनाउंस किया कि वो क्राइमिया में अपने पैराट्रूपर्स के साथ रिहर्सल्स करेगा और इस बार उनका टारगेट था वाटर कैनाल्स, जो क्राइमिया को यूक्रेन से ड्नाइपर रिवर से पानी पहुंचाता है। रिस्पांस में यूक्रेनियन मिलिट्री ने भी क्राइमिया और ड्नीपर रिवर के बीच फ्लैटलैंड्स को सी या एयर स्ट्राइक से प्रोटेक्ट करने के लिए वहां मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ा दी। रशिया की ये मिलिट्री एक्सरसाइज 23 मार्च को खत्म होने वाली थी। उसके बाद यूएस ने एक्सपेक्ट किया था कि रशियन ट्रूप्स यूक्रेन के बॉर्डर्स को छोड़ देंगे, मगर रशियन सोल्जर्स ने 23 मार्च के बाद भी बॉर्डर्स एरियाज खाली नहीं किए और फिर 26 मार्च के बाद से रशिया और यूक्रेन की टेंशन्स ड्रास्टिकली बढ़ने लग गईं। 9 अप्रैल को रशियन स्पोक्स पर्सन दिमित्री पेस्कोव ने ईस्टर्न यूक्रेन पर एक फुल स्केल वॉर की पॉसिबिलिटी को एक्सेप्ट किया। और इस वक्त इस बात को कोई कंट्री डिनाई नहीं कर सकती कि जिस लेवल पे यूक्रेन रशियन कॉन्फ्लिक्ट आके खड़ा है वो बहुत अलार्मिंग है। और जिन मासूम लोगों ने सालों से इन परिस्थितियों को झेला है, स्पेशली ईस्टर्न यूक्रेन में, उनके लिए हालात आसान होते नहीं दिख रहे हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपके क्या थॉट हैं इस रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को लेके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।